दोस्तों, कहानी शुरू होती है और सेओंग को मुख्य पात्र के रूप में पेश किया जाता है। उनके बेटे का बर्थडे आ गया था। अपने बेटे को रात के खाने के लिए बाहर ले जाने के बदले में सेओंग की मां ने उसे नकद राशि दी। सेओंग को अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। उसने अपनी मां का एटीएम कार्ड चुरा लिया। फिर उसने अपनी मां का सारा पैसा चुरा लिया। वह घुड़दौड़ पर धन दांव लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सेओंग ने एक कंपनी से कर्ज लिया, इसलिए ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। उन्होंने सेओंग का अपहरण कर लिया और गंभीर रूप से पीटा। जब सेओंग पैसे लौटाने के लिए अपनी जेबें देखता है तो पाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। यह घुड़सवारी से उनकी जीत को दर्शाता है। फिर वह एक लड़की के रूप में भागते हुए याद करता है क्योंकि वह उनसे बच निकला था। जाहिर है इस लड़की ने अपनी जेब ही फोड़ ली है। सेओंग गरीब है, इसलिए उसे 1 महीने का समय दिया गया है। इस समय में उसे अपना पैसा वापस करना होगा। सेओंग को फिर से पैसा मिलता है और वह अपने बेटे को रात के खाने के लिए बाहर ले जाता है। इसके बाद सेओंग आनन फानन में स्टेशन पहुंच जाता है। गनीमत रही कि उनकी ट्रेन छूट गई। एक आदमी सेओंग के पास पहुंचा जब वह बैठा हुआ था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सेओंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वह उसके लिए अज्ञात है। अनजान व्यक्ति सेओंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। वह सेओंग से कहता है कि अगर तुम इस गेम को जीतोगी तो मैं तुम्हें 1 लाख जीता हुआ दूंगा। बड़ी रकम के बारे में सुनकर सेओंग इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। काफी पिटने के बाद सेओंग गेम जीत जाता है। इसका मतलब है कि उसे 1 लाख जीते जाते हैं। अज्ञात व्यक्ति सेओंग को एक कार्ड देते हुए कहता है कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करें। घर लौटते हुए सेओंग की मां कहती है कि आपकी बेटी अपने सौतेले पिता के साथ अगले साल अमेरिका जा रही है। यहाँ पता चला है कि सेओंग ने तलाक ले लिया और उसकी पत्नी ने शादी कर ली। सेओंग कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहता है, इसलिए वह कार नंबर पर कॉल करता है। सेओंग को एक कार में लाया गया था, वहाँ और भी लोग थे। वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब वे जागते हैं तो वे खुद को 456 अन्य लोगों के साथ एक सुविधा केंद्र में पाते हैं। वे वहाँ खिलाड़ी के रूप में थे क्योंकि उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। इस सुविधा का मेजबान एक आदमी था, वह वहां का प्रमुख था। वह उन पर नजर रखे हुए था। एक कॉमन बात थी, जिन लोगों को लाया गया है उन्होंने कई कर्ज लिए हैं। सेओंग खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है। वह एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है जिस कारण उन्हें यहाँ लाया गया था और उनका जीवन भी समाप्त होने वाला था। 2 खिलाड़ियों के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें लड़की का नाम साय बायोक रखा जाता है और लड़के का नाम जंग रखा जाता है। सेब्योक वह लड़की थी जिसने सेओंग के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब काट ली है। सेओंग उसे देखकर पहचान लेता है। वह उससे अपने पैसे के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। इसी बीच कुछ गार्ड गुलाबी रंग की वर्दी में पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्ड उन खिलाड़ियों से कहते हैं कि तुम सबको यहाँ कुल 6 गेम खेलने हैं। इस गेम के विजेता के पास ढेर सारा पैसा होगा। उनके हस्ताक्षर एक अनुबंध पर लिए गए थे। इस अनुबंध का पहला नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी अपने दम पर इस खेल को छोड़ नहीं सकता है। दूसरा नियम यह है कि जो खिलाड़ी खेलने में असमर्थ है उसे खेल से हटा दिया जाएगा। उनके लिए उन्मूलन शब्द का क्या अर्थ है हम बाद में पता लगाएंगे। तीसरा नियम यह था कि यदि अधिकांश खिलाड़ी खेल खेलने के इच्छुक नहीं हैं तो वे खेल छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया गया। सेओंग अपने सहपाठी सांग वू से मिलता है जो उसे बचपन से जानता है। सेओंग उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह व्यापार के सिलसिले में देश से बाहर गया है। पहले गेम के लिए एक विशाल गुड़िया थी। इस खेल का नियम इतना सरल था। यह था, जब भी गुड़िया गाएगी तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह गाना बंद कर देगी उन्हें रोकना होगा। हिलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। पहले तो सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का चलता है तो उसे गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। मिटाने का अर्थ था, इसका मतलब है कि वे खत्म हो जाएंगे। इसे देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे खतरे में हैं। वे भयभीत हैं, इसलिए वे भटकते हैं। अब खेल के नियम से जो चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। बचे लोगों ने किसी तरह खेल पूरा किया। शवों को हटा दिया गया। कुल 456 में से केवल 255 खिलाड़ी बचे। सभी खिलाड़ी डरे हुए थे। अब कोई भी खेल खेलना नहीं चाहता। जैसा कि नियम संख्या 3 था, यदि बहुमत चाहता है कि वे खेल छोड़ सकते हैं। कीमत की रकम दिखाए जाने से पहले फ्रंटमैन मतदान प्रक्रिया करता है। पैसा विजेता को मिलेगा,
लेकिन अगर वे खेल छोड़ देंगे तो यह पैसा मृत खिलाड़ी के परिवार को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि कुल 45 बिलियन वोन थी। मतदान किया जाता है जिसमें बहुमत खेल नहीं खेलना चाहता था, इसलिए खेल वहीं रुक गया। वे चाहे तो भविष्य में फिर से खेल से जुड़ सकते हैं। उन सभी को उनके घर ले जाया गया। अगले दिन सेओंग खाने जाते समय पुलिस को सब कुछ बता देता है, लेकिन वे सेओंग में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि वह पागल है। सेओंग उन्हें कार दिखाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस पर संख्या गलत थी। सेओंग घर लौटता है, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। सेओंग का सहपाठी सांग-वू अपनी माँ को चुपके से देख रहा था। इस बीच सेओंग आता है। सांग-वू सेओंग को परेशान होने के लिए कहता है कि मैं 6 अरब कर्ज के नीचे हूँ। वह बताता है कि मैंने ग्राहकों का पैसा स्टॉक मार्जिन में लगाया है। अफसोस, सारा पैसा लुट गया। सेओंग को अस्पताल से फोन आता है। सेओंग की मां का पैर घायल हो गया है। मधुमेह का इलाज न कर पाने के कारण उसका घाव बड़ा हो गया था। डॉक्टर सेओंग को सूचित करता है कि आपकी मां का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसका पैर निकालना होगा। इस ऑपरेशन के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। यह स्पष्ट है कि सेओंग के पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ तक उसने अपनी मां के बीमा के पैसे भी समाप्त कर दिए हैं। पैसे मांगने के लिए सेओंग अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति सेओंग पैसे मांगने आया है। उसका पति सेओंग को पैसे देने आता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सेओंग उसे पीटना शुरू कर देता है, तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सेओंग का दोस्त पैसे मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। उनके बॉस ने पैसे देने से मना कर दिया तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान एक मशीन में उसके बॉस का हाथ घायल हो जाता है और मौका पाकर सेओंग का दोस्त पैसे लेते हुए भाग जाता है। घर लौटते हुए सेओंग का दोस्त अपनी पत्नी से पहली उड़ान भरने और जाने के लिए कहता है। से बायो के एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मां को उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में शिफ्ट करना है। से ब्योक वह लड़की है जिसने सेओंग के पैसे चुराए हैं। साय बायोक को अपनी मां को यहाँ लाने के लिए पैसों की जरूरत है। से ब्योक का एक बड़ा भाई है जिससे उसने वादा किया था कि वह अपनी मां को लाएगी। बाद में एक अधिकारी को दिखाया गया कि उसका भाई गायब था। अधिकारी अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से अपने घर नहीं आया है। घर की तलाशी लेने पर अधिकारी को वहां एक कार्ड मिलता है। अधिकारी ने वही कार्ड थाने में सेओंग के पास देखा है। अधिकारी सेओंग के पास जाता है और इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सेओंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। जब सेओंग घर लौटता है तो उसे फिर से वह कार्ड मिलता है। सेओंग ने फैसला किया कि वह फिर से खेल में शामिल होगा। तभी सभी खिलाड़ियों को एक जहाज के पास ले जाया गया। अधिकारी भी कारों का पीछा करते हुए आता है। वह गार्ड को खत्म करता है और उसे पानी में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक द्वीप पर एक सुविधा के लिए ले जाया गया। उन्हें अगले गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह कैसे खेला जाएगा। वे अपनी टीमें बनाते हैं। से ब्योक और उसकी महिला मित्र रात में वॉशरूम जाते हैं। गार्ड से बचकर से ब्योक सुविधा की पड़ताल करता है। उसने देखा कि गार्ड बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड को शक होता है और एक गार्ड वॉशरूम की जांच करने आता है। तब तक से बायोक वापस आ गया है। से ब्योक अपनी महिला मित्र को वह सब कुछ बताती है जो वह देखती है, लेकिन सांग-वू उन्हें सुनते हैं। वह इसके बारे में से ब्योक से पूछता है। वह उसे बताती है कि वे बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया गया। उनके सामने 4 आकृतियां थीं और उन्हें एक आकृति चुननी थी। सांग-वू को खेल के बारे में पता चल जाता है और उन्हें क्या करना है। सांग-वू सेग को बताता है कि उन सभी को अलग अलग आकार चुनने होंगे। इसके बाद उन्हें एक छोटा बर्तन दिया जाता था, उसमें आकृतियां बनाई जाती थीं। उनका खेल है किसी तरह आकार लेना, बिना किसी नुकसान के, लेकिन अगर आकार डी आकार का होगा तो वे समाप्त हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। सांग-वू आसानी से आकार ले लेता है। घबराकर सेओंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरह इस गेम को जीत जाता है। उन्हें वापस कमरों में ले जाया गया। 187 खिलाड़ियों की वापसी हुई और अब उनमें से 108 रह गए हैं। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ले जाया गया। भोजन के कारण जंग एक लड़के से लड़ता है। जंग लड़के को पीटता है। वह लड़के को मौके पर ही खत्म कर देता है। खिलाड़ियों के बीच एक डॉक्टर दिखाया गया है। यह गार्डों की मदद से मृत लोगों के अंगों को चीनियों को बेचता है। इसलिए जब भी शवों को ले जाया जाता था तो वे उन्हें गायब कर देते थे। यह सब एक योजना के तहत हो रहा था। सामने वाले से चोरी छिपे ऐसा हो रहा था
यही वजह है कि वे अपने ही आदमी को कंट्रोल रूम में बिठा देते हैं। वह उनके सभी वीडियो फुटेज को डिलीट कर देता था। गार्ड पहले से ही डॉक्टर को खेल के बारे में जानते हैं ताकि वह जीवित रहे। एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने खिलाड़ियों को कम खाना दिया है, इसलिए वे एक साथ लड़ेंगे। इस वजह से सभी कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ गार्ड डॉक्टर को उनके अगले गेम के बारे में बताता है। अब 30 मिनट बाद बत्ती बुझने वाली थी। सांग-वू जानता है कि सेओन की टीम कुछ बेवकूफ़ी करेगी। वह टीम को बुलाता है और उन्हें आराम से रहने के लिए कहता है। जंग की टीम में डॉक्टर खिलाड़ी जुड़ जाता है। इधर डॉक्टर जैंग को अगले गेम के बारे में बताता है। इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ सभी की पिटाई कर देता है। एक लड़की को खत्म करने के बाद जंग से ब्योक को खत्म करने जाता है, लेकिन सेओंग उसे बचा लेता है। पहरेदारों ने आकर उन्हें मना किया। अब केवल 80 लोग बचे थे। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए लिया गया। उन्हें 10 खिलाड़ियों की एक टीम बनाने को कहा गया। वे ऐसा ही करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। जैंग को आने वाले खेल की जानकारी है। उसने अपनी टीम में साय फीमेल बायोक की दोस्त को शामिल नहीं किया। वह केवल पुरुषों से मिलकर अपनी टीम बनाता है। सांग-वू भी अपनी टीम बनाता है क्योंकि उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो साय फीमेल बायोक की दोस्त उन्हें इसमें शामिल कर लेती है। यह खेल वास्तव में रस्साकशी थी। इसका मतलब है कि उन्हें अपने सामने टीम को गिराना है। खेल शुरू होता है। जंग की टीम इस खेल को आसानी से जीत जाती है। अब बारी थी सांग-वू की टीम की। खिलाड़ी नंबर 1 बूढ़ा कहता है कि मैंने अपने जीवन में कई रस्साकशी खेली हैं, इसलिए वह उनका मार्गदर्शन करता है कि इस खेल को कैसे जीता जाए। उन्होंने किसी तरह गेम जीत लिया है। फिर लाइट को 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। इस पर सांग-वू उन्हें तैयार रहने के लिए कहते हैं। वे तय करते हैं कि वे एक एक करके पहरा देंगे। जंग की टीम में बुद्धिमान खिलाड़ी थे, इसलिए जंग को डर था कि उसकी टीम उसे काट देगी। अब डॉक्टर और गार्ड ने लाशों के अंग निकाले। इन अंगों की डिलीवरी के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 जाएंगे। वे शव के एक किडनी होने की बात करते हैं और उसे ज़ॉम्बी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वह अधिकारी था जिसे अंगों की डिलीवरी करनी थी। वह एक गार्ड के रूप में तैयार होकर आता है और संदेह करता है कि वे मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक किडनी भी है। फिर 28 और 29 नंबर अंगों को पहुंचाने के लिए चलते हैं। रास्ते में अधिकारी ने सुरंग में बम देखा। 28 नंबर उसे बताता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो यह जगह ब्लास्ट हो जाएगी। अधिकारी 28 नंबर से और जानकारी लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 को उस पर शक होता है। वह अधिकारी को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अपना चेहरा दिखाते हुए अधिकारी ने 29 नंबर पर बंदूक तान दी। अधिकारी ने उससे एक किडनी वाले व्यक्ति के बारे में पूछा। वह कौन है जिसे आप ज़ॉम्बी कहते हैं? संख्या 28 कहती है वह एक लड़की थी और कहती है कि वह नेता के कमरे में जाकर सारी जानकारी ले सकती है। सबके पास डेटा है। यह जानकर अधिकारी 28 अंक को समाप्त कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता। डॉक्टर उग्र हो जाता है। वह गार्ड को पकड़ते हुए लड़ता है और डॉक्टर गार्ड को खत्म करने के बाद भाग जाता है। एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और एक खेल के मैदान में पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाते हुए खत्म करने ही वाला था। नेता आता है और उसे बाद में समाप्त कर देता है। वह डॉक्टर को भी समाप्त कर देता है। रास्ते में उसे 28 नंबर की लाश भी मिलती है। वह जानता है कि सुविधा में कोई है। अधिकारी नेता के कमरे में पहुंचता है। जांच करते हुए वह एक कमरे में पहुंचता है जहां सभी का रिकॉर्ड था। अधिकारी विजेताओं के रिकॉर्ड की जांच करता है और पाता है उनके भाई का नाम था। इसका मतलब वह विजेता थे। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए लिया गया था। उन्हें अपना साथी चुनने के लिए कहा गया। खिलाड़ी ऐसा ही करते हैं और अपने साथी चुनते हैं। सेब्योक की महिला मित्र भी अपने साथी की तलाश करने की कोशिश करती है। कोई उसका साथी बनने को तैयार नहीं था। उसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मार्बल्स दिए गए। खेल यह है कि खिलाड़ी को अपने साथी से सभी कंचे लेने होते हैं। उसे जबरदस्ती किए बिना दूसरा व्यक्ति जिसके पास कंचे नहीं होंगे वह समाप्त हो जाएगा। सांग-वू और सेओन के दोस्त सम और विषम खेल खेलते हैं। उन्हें अनुमान लगाना होता है कि सामने वाले के हाथ में कितने कंचे हैं। सेओन का दोस्त सांग-वू के सभी मार्बल जीत जाता है। नतीजतन सांग-वू के पास फाइनल राउंड में केवल एक मार्बल बचा है। सांग-वू जानता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। वह सेओन के दोस्त को फंसाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम में से कोई हारेगा तो उसका मैच फिर से आयोजित किया जाएगा।
सांग-वू चीटिंग करते हुए सेओन के दोस्त के मार्बल्स को बदल देता है। सांग-वू मार्बल्स लेकर उन्हें गार्ड को देता है। वह वहां से चला जाता है। सेओन का दोस्त मार्बल्स की जांच करता है लेकिन वहां पत्थर थे। खिलाड़ी नंबर 1 की हालत और भी खराब रही, इसलिए वह इधर उधर भाग रहा था। सेओन उसे खेलने के लिए तैयार करता है और वे सम और विषम खेल भी खेलते हैं। बूढ़ा आदमी सेओन के सभी कंचे जीत लेता है, लेकिन आखिरी दौर में बूढ़ा भूल जाता है कि उसने क्या चुना है। सेओन उसे फंसाते हुए उसके मार्बल्स ले जाता है, लेकिन बूढ़ा चतुर था, उसने एक संगमरमर रखा। वह फिर से भटकता है। सेओन फिर से उसके साथ एक और खेल खेलने का अनुरोध करता है। बूढ़ा कहता है, मुझे पता है कि तुमने धोखा देते हुए मुझसे सारे कंचे ले लिए हैं। वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता था लेकिन मैं मूर्ख होने का अभिनय कर रहा था। यह सुनकर सेनॉक को उस पर दया आ गई और उसने सारे कंचे उसे दे दिए। सेब्योक और उसकी महिला मित्र भी खेल खेल रहे थे। उनका खेल है, जो दीवार के पास कंचे फेंकेगा वही जीतेगा। सबसे पहले सेब्योक ने अपना कंचा फेंका। जब सायबायोक की सहेली की बारी आई तो उसने अपने सारे कंचे फेंक दिए। यह देखकर सायबायोक अपने दोस्त से इसे फिर से फेंकने के लिए कहती है। उसकी सहेली कहती है, नहीं सायब्योक, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यह अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सायब्योक का दोस्त खत्म हो गया था। वहां से उनके शव ले जाए गए। वे कमरों में लौट आते हैं। जैंग ने नोटिस किया कि सायबायोक का दोस्त अभी भी जीवित है। वह शांत बैठी थी। यहाँ यह दिखाया गया है कि सेब्योक का मित्र भी जंग का मित्र था। एक कारण था कि वे क्यों भिड़ गए। जंग का दोस्त उसे धमकाता है। बाद में सामने वाले को एक शव के पास अधिकारी का पहचान पत्र मिला। तब फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके वीआईपी आ गए हैं। सामने वाला उन्हें रिसीव करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी वीआईपी को कमरों में ले जाया गया और फ्रंटमैन बाद में किसी अन्य व्यक्ति को वीआईपी के आने की बात बताता है। वह मुख्य पात्र था जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अगले दिन उन सभी को 5वें गेम के लिए लाया गया। 1 से 16 तक अंक थे। खिलाड़ी अपना नंबर लेंगे, जिसका अर्थ है कि उनकी संख्या के अनुसार उनकी बारी होगी। लास्ट में पहला और लास्ट नंबर बचा। इसका मतलब 1 और 16 होता है। सेओन भ्रमित हो जाता है कि उसे कौन सी संख्या चुननी है। यदि वह पहला विकल्प चुनता है तो वह फंस जाएगा क्योंकि वह खेल से अपरिचित है। यदि वह अंतिम संख्या चुनता है तो संभव है कि उसकी बारी न आए। इस बीच समय की कमी के कारण एक आदमी आता है और सेओन से कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहले नंबर पर कभी नहीं रहा। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया गया। खेल का नियम यह है कि उन्हें दिए गए समय में पुल को पार करना होता है। पुल के बीच में 2 गिलास थे। एक साधारण कांच था लेकिन दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। साधारण शीशे पर पैर रखने से वह टूट जाएगा, वह नीचे गिर जाएगा। खेल फिर शुरू होता है और वे एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। जंग सबके सामने थी और आगे नहीं बढ़ रही थी। उनके पास एक ही रास्ता है, आगे बढ़ो या यहीं मर जाओ। जंग का दोस्त सामने आता है जो उसे धमका रहा था। वह कहती है कि जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वह जैंग को पकड़ती है और उसके कारण कूदती है। वे दोनों समाप्त हो गए थे। एक आदमी था जो एक कांच की कंपनी में काम करता था। वह जानता था कि कौन सा टेम्पर्ड ग्लास है। फ्रंटमैन को जब इस बात का पता चलता है तो वह लाइट बंद कर देता है, इसलिए वे शीशे को नहीं पहचान पाएंगे। उनके पास अंतिम चरण के लिए समय नहीं है, इसलिए सांग-वू ने आदमी को धक्का दिया। सांग-वू, सेओंग और सेबायोक पुल पार कर चुके हैं, लेकिन शीशा टूट जाने से वे घायल हो गए। सेब्योक को भी चोट लगी थी। उधर अधिकारी ने उसे खत्म कर नौकर की जगह ले ली है। एक वीआईपी को अधिकारी पर शक है। वह उससे नकाब हटाने के लिए कहता है। अधिकारी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं अपना मास्क हटा दूंगा। फिर अफसर वीआईपी को लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर अफसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और सामने वाले को पता चल जाता है। सामने वाला उसका पीछा करता है और अधिकारी को देखता है। अधिकारी भाग जाता है और एक द्वीप पर पहुंच जाता है। उसका पीछा करते हुए सामने वाला भी आ जाता है। अधिकारी अपने वरिष्ठों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। अधिकारी उसे सारे सबूत भेजता है लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। सामने वाला अफसर को पकड़ लेता है और अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन अधिकारी ने सामने वाले पर गोली चला दी। जब सामने वाला अपना मुखौटा उतारता है तो अधिकारी को पता चलता है कि यह भाई कोई और नहीं है। अफसर का भाई यानी सामने वाला उसे गोली मार देता है।
वो पानी में गिर जाता है। शीशा लगने से सबयोग घायल हो गया। उसे खून बह रहा था। फिर बचे लोगों को डिनर पर ले जाया गया। उनके पास एक चाकू भी रखा हुआ था, यानी रात में उनमें से कोई किसी को मार डालेगा। सेओंग ने नोटिस किया कि सेब्योक की हालत खराब है। वो सेब्योक से कहता है, चिंता मत करो, हम एक साथ हैं और सांगवू को हरा देंगे, फिर हम छोड़ देंगे और पैसे बांट देंगे। सेब्योक उसे बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है जिसे मैंने एक अनाथालय में छोड़ दिया है। यदि हम में से कोई एक बाहर जाता है तो उसे दोनों परिवारों की देखभाल करनी चाहिए। सेब्योक की हालत खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत है। सेओंग मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वह लौटता है तो सांगवू ने साइबायोक को समाप्त कर दिया है। अगले दिन उन्हें अंतिम गेम के लिए ले जाया गया। खेल का नियम सरल था, मरने के लिए मरो। इस गेम का नाम स्क्विड गेम रखा गया। खेल शुरू होता है और उनके बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। आखिरी में सांगवू की हालत खराब हो जाती है। सेओंग का कहना है कि मैं इस खेल को रोकना चाहता हूँ। सेओंग सांगवू को अपने साथ आने के लिए कहता है। सांगवू ने खुद को खत्म कर लिया और इसके कारण सेओंग गेम जीत गया। सामने वाला सेओंग से कहता है कि तुमने अच्छा खेला है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सेओंग को उसके घर छोड़ दिया गया। उसके पास एक एटीएम कार्ड है। जब वह इसकी जांच करता है तो वह देखता है कि उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। सेओंग अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य 1 साल बाद दिखाया गया है। सेओंग की हालत सबसे ज्यादा खराब थी और वह ड्रग्स लेता था। उसने अभी तक पैसे का उपयोग नहीं किया। एक महिला जो फूल बेच रही थी, सेओंग आती है और उसे वही कार्ड देती है। उस पर एक पता लिखा होता है। सेओंग पते पर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यह सब बूढ़े आदमी खिलाड़ी नंबर 1 द्वारा किया गया है। वह अभी भी जीवित है और बूढ़ा आदमी सेओंग को बताता है कि वह अपने जीवन से थक गया है। मैंने इन खेलों को अपने ग्राहकों के साथ बनाया है, इसलिए मुझे लोगों को मरते हुए देखने में मजा आएगा। लेकिन हमने ऐसा करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया। मैंने खेल में इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि देखने से ज्यादा मजा खेलने में आता है। वह कहता है, आपके पास जो पैसा है वह मेरा है। यह कहकर बूढ़ा मर जाता है। इसके बाद सेओंग सेब्योक के बड़े भाई के पास जाता है। वह उसे सांगवू की मां के पास छोड़ देता है और उसे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। वह उसे पैसों से भरा बैग भी देता है। सेओंग स्टेशन जाता है और वही अनजान व्यक्ति जिससे वह फिल्म की शुरुआत में मिला था, उससे मिलता है। सेओंग उसका पीछा करता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। फिर सेओंग कार्ड नंबर पर कॉल करता है। वह पूछता है, तुम कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम दूसरों के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? लेकिन प्रतिक्रिया थी, सेओंग, अगर तुम जीना चाहते हो तो हवाई जहाज पर चढ़ो। यही फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्त, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।